नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बात आज छात्र राजनीति की होगी। बात आज विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद की उस बिसात की होगी जिसमें मुद्दे गायब हैं और कन्हैया क्या वजीर के तौर पर आकर खड़ा हो गया है। कई सवाल इन सब के बीच, लेकिन शुरुआत आपको दिखाते हैं इस देश के भीतर छात्र राजनीति का किस तरीके से हथियार बनाकर इस्तेमाल तमाम राजनेताओं ने किया। या छात्र राजनीति के संघर्ष के आश्रय महात्मा गांधी ने जब डोर संभाली 1919 में 52 बरस की उम्र थी। हाल के दौर में अन्ना हजारे 74 बरस की, वीपी सिंह 56 बरस, जिस वक्त बफोर से लेकर आरक्षण का सवाल, लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या, लेकिन उस वक्त 63 बरस के, और जेपी 72 बरस के थे। लेकिन इन सब के बीच कन्हैया कुमार की नजर के ऊपर क्या ये मान लिया जाए कि 28 बरस की उम्र में ही अगुवाई की दिशा में ये लड़का बढ़ चला है, या इस दौर में एक लिहाज से कहा जाए कि दरअसल पारंपरिक राजनीति फोथरी हो चली है और कन्हैया का परसेप्शन बड़ा हो चला है। आइए जरा टटोलने की आज कोशिश की जाए, क्योंकि इन सब के बीच जो नारा कभी नक्सलबाड़ी में लगता था लाल सलाम, वो दिल्ली में लगेगा, किसने सोचा होगा। और संयोग ऐसा, दिल्ली में लाल सलाम और बंगाल में और असम में चुनाव की तैयारी। तो आइए पहली रिपोर्ट। रात में लाल सलाम का नारा और सुबह चुनाव आयोग का 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान। The Commission is very pleased to announce the schedule for general election to the legislative assemblies of 4 states and 1 union territory. तो जो नारे कभी नक्सलबाड़ी में लगे वो नारे अब दिल्ली तो पहुंच गए, लेकिन दिल्ली से लगते नारे क्या बंगाल और केरल में वामपंथी राजनीति को हवा दे पाएंगे? जी, लाल सलाम के साथ आजादी के कॉकटेल ने पहली बार नक्सलबाड़ी से इतर भारतीय वामपंथी राजनीति में जो लकीर खींची, उसने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ यह सवाल भी खड़ा कर दिया कि कांग्रेस के खिलाफ जब एक वक्त लाल सलाम था, तो क्या अब लाल सलाम बीजेपी के विरोध में खड़ा हो चुका है और वामपंथी राजनीति कांग्रेस के साथ जा खड़ी हुई है? क्योंकि जेएनयू में राहुल गांधी और सीताराम येचुरी की एक साथ मौजूदगी ने यह सवाल तो खड़ा कर ही दिया कि मौजूदा वक्त में बीजेपी के खिलाफ वामपंथी सोच के साथ कांग्रेस भी आ खड़ी हुई है। हालांकि कन्हैया ने कांग्रेस और वामपंथियों के साथ खड़े होने की तस्वीर को सच के साथ खड़ा कर विचारधारा को दरकिनार जरूर किया। और इस तरीके से जेएनयू पे जब हमला किया जा रहा है और जो लोग इसके पक्ष में खड़ा हो रहे हैं, मुझे कोई संतति नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी से, क्योंकि मेरी अपनी एक विचारधारा है। लेकिन जो लोग खड़ा हो रहे हैं उनको भी देशद्रोही कहा जा रहा है। जो जेएनयू के पक्ष में बोल रहे हैं, दरअसल वो जेएनयू के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, वो सही को सही और गलत को गलत बोल रहे हैं। झूठ को झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब चुनाव असम, बंगाल और केरल में है, जहां वामपंथी राजनीति की मौजूदगी है। तो क्या बीजेपी के खिलाफ तीनों जगहों पर वामपंथी और कांग्रेस एक साथ आकर खड़े हो सकते हैं? हालांकि केरल में एलडीएफ और यूडीएफ यानी लकीर इन दोनों के बीच ही बड़ी है और बीजेपी वहां पर है नहीं। बावजूद इसके नई परिस्थितियों में यह भी माना जा रहा है कि अगर केंद्र में मोदी सरकार होगी तो फिर नई लकीर इस दौर की राजनीति और सियासत और चुनाव के जरिए नजर भी आएगी। अब जब बंगाल और असम में चुनाव है, नारा दिया जा रहा है दिल्ली में, और लाल सलाम के नारे की गूंज मानो दिल्ली से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक सुनाई दे रही है। ऐसे में इतने परिवर्तन आए, इतने रुझान आए और पार्टियों ने दल के नाम पर राजनीति भी की। खासतौर से बंगाल को लेकर यह सवाल बड़ा है कि अतिवाम धारा ने कांग्रेस की सत्ता 1967 में बंगाल में डिगाई। वामपंथी सिंदूर से नंदीग्राम तक कांग्रेसी धारा में बहे, तो ममता ने वाम सोच को लालगढ़ में पकड़ा और बंगाल की सत्ता बदल गई। और उसके बाद से वाम राजनीति बंगाल में हाशिए पर चली गई। लेकिन अब मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कांग्रेस भी उसी वाम सोच को अगर पकड़ रही है जो लाल सलाम का नारा लगाती है, तो फिर पहली बार बीजेपी भी चाहे अनचाहे वाम राजनीति की चुनावी जमीन के केंद्र में आकर खड़ी हो चुकी है। क्योंकि राइट और लेफ्ट की लकीर में एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ ममता, राहुल और येचुरी।
दरअसल हम कह सकते हैं इस दौर की एक छटपटाहट है और वो छटपटाहट शायद जेएनयू से निकली, लेकिन ये राजनीतिक विकल्प नहीं बल्कि राजनीतिक विकल्प की दिशा में बढ़ते हुए कुछ खोज भी है। लेकिन एक सवाल और यहां पर, बीजेपी क्या वाकई इस मौजूदा वक्त में उस केंद्र में आकर खड़ी हो गई है जिसमें वाकई एक लकीर खिंच गई है और जिसमें लग ये रहा है कि सारी पार्टियां एक तरफ बीजेपी? तो ये ऐसी टेस्ट कहीं ना कहीं बीजेपी के राष्ट्रवाद का भी है। namely Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala and Puducherry. 5 राज्यों में वोटिंग की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक बिसात पर शहमात का खेल भी अब शुरू हो चला है और इस खेल के बीच 3 सवाल हर जहन में है। पहला, क्या यह चुनाव राष्ट्रवाद और देशद्रोह का ऐसे टेस्ट होगा? दूसरा, क्या यह मोदी सरकार के लिए ऐसे टेस्ट होगा? और तीसरा, क्या छात्र राजनीति पारंपरिक राजनीति की बिसात को बदल देगी? ध्यान दें तो तीनों सवालों के केंद्र में और कोई नहीं बल्कि मोदी सरकार ही है। इसीलिए असम में असम गण परिषद के साथ गठबंधन को लेकर अब बीजेपी में ही सवाल उठने लगे हैं। बंगाल में कांग्रेस वाम और ममता के बीच दोराहे पर खड़ी है। केरल में एलडीएफ और यूडीएफ के पारंपरिक संघर्ष के बीच संघ की दस्तक कुछ नए गुल खिलाने को तैयार है। तमिलनाडु में जयललिता का साथ बीजेपी को कांग्रेस के ऊपर लाकर खड़ा कर सकता है। यानी जो सवाल संसद से लेकर दिल्ली की सड़कों पर उछाले जा रहे हैं, उन सवालों को ही बीजेपी अपने तरीके से अपनी ताकत बना रही है। हम पेटेंटबाजी के बहुत खिलाफ हैं। कोई अगर ये देशभक्ति पे, राष्ट्रवाद पे, अखंड भारत पे, बाबा साहेब पे पेटेंट लेना चाहता है, मुझे मंजूर है। तो ध्यान दें, जेएनयू में कन्हैया की पहली विवादास्पद नारेबाजी से जेएनयू कैंपस में वापस लौटने तक देश ने जो भी देखा, सुना और समझा, उसमें एक बात साफ दिखाई दी कि या तो आप राष्ट्रवादी हैं या फिर राष्ट्र विरोधी। जो प्रोटेस्ट जिस हैंडबिल के साथ, जिस तख्ती के साथ हिंदू क्रांति सेना करता है, वही प्रोटेस्ट उसी तख्ती के साथ एबीवीपी करता है। वही प्रोटेस्ट, वही कंटेंट, उसी डिजाइन के साथ कोट एंड कोट एक्स आर्मी मैन मार्च करते हैं। इसका मतलब है कि सबका प्रोग्राम नागपुर में तय हो रहा है। ये कोई स्पॉन्टेनियस प्रोग्राम नहीं है मेरे देश। और ये लकीर जेएनयू ने नहीं बल्कि सरकार या कहें संघ परिवार की तरफ से खींची गई और इसे ही बीजेपी ने अपनी ताकत भी बना ली। और इसका जिक्र अपने तरीके से कन्हैया ने किया जरूर, लेकिन वो बात बीजेपी की सियासत तले गुम भी हो रही है। यानी बीजेपी का यही रुख कन्हैया के जरिए राजनीतिक विरोध को तो स्पेस दे रहा है, लेकिन राजनीतिक विकल्प उभर नहीं पा रहा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मुनादी ऐसे समय पर हो रही है जब देश में राजनीतिक माहौल सबसे ज्यादा गर्म है। देशभक्ति और देशद्रोह के बीच की सियासी लकीर दिनों दिन मोटी होती जा रही है। राजनीतिक हलचल और नैतिक शून्यता के बीच मच रहे कोलाहल में हर कोई छात्रों के संघर्ष को हथियार बनाना चाह रहा है। और नारे राजनीतिक शून्यता का सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन इसे भरेगा कौन, इसका जवाब अभी भी गायब है। यह हंगामा है या आंधी है, या इन सब के बीच एक सवाल यह है, क्योंकि मौजूदा वक्त में लगता है विपक्ष की राजनीति धारदार नहीं बची, कुंद हो चली है। तो ऐसे में अगर छात्र संघर्ष बढ़ रहा है तो राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं वो और बढ़े, आगे बढ़े, बाद में थाम लेंगे। लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी कि वाकई लीडरशिप इस दौर में देश के भीतर विपक्ष के पास गायब है। तो आइए छात्र राजनीति के जरिए जरा टटोलने की कोशिश की जाए, देश की राजनीति जा रही है तो किस दिशा में। छात्र संघर्ष की यह तस्वीर किसी भी राजनीतिक दल के आंदोलन से कहीं ज्यादा बड़ी है और इन तीनों जगहों पर छात्रों ने जिन मुद्दों को उठाया, उन मुद्दों तले हर राजनीतिक दल के मुद्दे ही समा गए और तमाम राजनीतिक दल ही छात्र संघर्ष की डोर थामने के लिए इस दौर में संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। भूख से, भूखमरी से, गरीबी से, मनुवाद से, संघवाद से जो आज़ादी चाहते हैं, वो देश के अंदर एक बेहतर भारत बनाने के लिए आज़ादी। तो ये छात्र भी एक तरीके से सिपाही है। और ये बात साबित होती है कन्हैया जी के भाषण से, जो उन पर देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं, उनकी तुलना में ज्यादा देशभक्त हैं। ये कन्हैया तो लग रहा था ये भी किसी कंस मामा के जेल से छूटा है, आगे का इतिहास दुनिया जानती। और सत्ता की राजनीति भी छात्र संघर्ष के जरिए ही खुद को पैना बनाने में लग गई। He is getting, वो फुकड़ में पब्लिसिटी मिल रहा है उनको, तो he is enjoying the publicity. What is there?
Question is, let him condemn those slogans. Let him distance himself from that. तो क्या छात्र राजनीति मौजूदा वक्त की जरूरत है? क्योंकि विपक्ष के पास तेवर नहीं बचे और सत्ता के लिए इससे सुनहरा वक्त नहीं कि मौजूदा वक्त में छात्र राजनीति का विरोध राजनीतिक विकल्प को पनपने नहीं देगा। यानी विरोध के स्वर छात्रों के बीच से निकले और छात्र ही अगुवाई करते नजर आए तो पारंपरिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व खुद ब खुद संकट में नजर आने लगेगा। ध्यान दें तो मौजूदा वक्त में छात्र संघर्ष की गूंज का कोई राजनीतिक सिरा आपके पकड़ में नहीं आएगा, जबकि इससे पहले छात्रों को राजनीति ने अपना टूल बनाया। मसलन 1960 के दशक के आखिर में परवान चढ़े नक्सल आंदोलन से लेकर 4 बरस पहले के अन्ना आंदोलन तक, जब भी देश में बड़े राजनीतिक सामाजिक आंदोलन हुए, छात्रों का एक बड़ा तबका उसे सफल बनाने में जुटा। यानी छात्रों ने राजनीतिक सत्ता को बदलने में अपने संघर्ष को झोंक दिया। लेकिन पहली बार राजनीतिक नेतृत्व गायब है और छात्र ही राजनीतिक दलों की तुलना में कहीं ज्यादा तीखे तरीके से मुद्दों को उठा रहे हैं। ये नियोजित हमला इसलिए है कि आप रोहित वेमुला के जस्टिस के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उस लड़ाई को आप खत्म करना चाहते हैं। इस देश के अंदर जो करोड़ों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो रोटी उगाते हैं हमारे लिए और उन नौजवानों के लिए जो उस नौजवान के पिता भी हैं, उसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? ये उस देश के शहीद हैं। यानी जेपी से लेकर वीपी तक और अडवाणी से लेकर अन्ना तक के संघर्ष को छात्रों की मदद मिली, लेकिन नए हालात में सवाल अलग अलग है। रोहित वेमुला के जरिए दलित उत्पीड़न का सवाल हो या जेएनयू के जरिए राजद्रोह का सवाल या फिर हिंदुत्व तले सांप्रदायिक लकीर खींचे जाने की राजनीति, तमाम राजनीतिक पार्टियों के सरोकार जनता से जुड़ते इस दौर में नजर नहीं आए तो फिर उनका संघर्ष भी नहीं टिका। लेकिन छात्र संघर्ष की कड़ियां हैदराबाद से निकलकर जेएनयू होते हुए कमोवेश देश के हर छात्रों को सड़क पर लाकर संघर्ष करते हुए दिखा दी गई। तो क्या छात्र संघ का नया नजारा सिर्फ बुलबुला नहीं या फिर अतीत के आंदोलनों से अलग कहीं ज्यादा तीव्र है? क्योंकि याद कीजिए, गरीब मजदूर दलित और किसानों के शोषण के खिलाफ नक्सलबाड़ी से नक्सल आंदोलन ने जोड़ पकड़ा तो उसमें शामिल होने आईआईटी के छात्र भी पहुंचे और मुंबई के आधुनिक एल्फिंस्टन कॉलेज के छात्र भी पहुंचे। नतीजा, कांग्रेसी सिद्धार्थ शंकर रे की कुर्सी गई, सीपीएम सत्ता में आई। गुजरात में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ तो छात्रों ने देश की राजनीति को सही दिशा में लाने के लिए जोर लगा दिया। नतीजतन कांग्रेसी सीएम चीमन भाई को इस्तीफा देना पड़ा और इसी दौर में बिहार में जेपी आंदोलन परवान चढ़ा तो उसे मजबूत बनाने के जिम्मा छात्र राजनीति में राजनीति का ककहरा सीख रहे छात्रों पर ही था और उन्होंने इंदिरा गांधी की कुर्सी डिगा दी। फिर वीपी ने बफोर्स का मुद्दा छेड़ा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र ही नारे लगाते हुए दिखाई दिए। सवाल आरक्षण का उठा तो भी छात्र सड़क पर ही थे और अडवाणी राम जन्मभूमि को लेकर निकले तो भी छात्रों का एक बड़ा तबका कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंच गया। और अन्ना आंदोलन के वक्त भी नारों की गूंज युवाओं के जोश से ही गूंजी। यानी हर दौर में राजनीतिक लीडरशिप छात्रों का इस्तेमाल कर रही थी और सही मायने में छात्र राजनीति का सियासी अंदाज अगर 3 दशक पहले प्रफुल्ल महंत के जरिए असम में नजर आया तो 2 बरस पहले केजरीवाल के जरिए दिल्ली में नजर आया। लेकिन कन्हैया ने आंदोलन ही नहीं बल्कि वैचारिक राजनीति की जमीन को भी पहली बार जेएनयू कैंपस से जिस तरीके से डिगाया। भारत से नहीं मेरे भाइयों, भारत में आजादी मांग रहे हैं। उसने यह सवाल तो खड़ा कर ही दिया, क्या वाकई छात्र संघर्ष मौजूदा राजनीति को बदल सकता है या फिर मौजूदा वक्त में राजनीतिक विकल्प को भरने की छटपटाहट भर ही है रोहित वेमुला के सवाल या कन्हैया के नारे? छात्र आंदोलन के तौर पे 75 हर किसी को याद होगा। 1975 जेपी आंदोलन और उस वक्त में जो लोग छात्र बनकर निकले आंदोलन के लिए वो आज की तारीख में सत्ता संभाले भी हुए हैं। 75 में फिल्म आंधी आई थी, इंदिरा गांधी को लेकर फिल्म बनाई गई थी और 75 के दौर में ही फणीश्वर नाथ रेणु ने अपना पद्म सम्मान लौटा दिया था इमरजेंसी के खिलाफ। आज उनकी
जयंती है, लेकिन सवाल रेणु से आगे का है। हमने टटोलने की कोशिश की कि कल रात जब भाषण चल रहा था जेएनयू में कन्हैया कुमार का, उस वक्त देश की लगभग 6 यूनिवर्सिटीज में छात्र सोच क्या रहे थे। जरा सुनिए उनके जहन में क्या क्या सवाल थे। जेएनयू अब इंस्टीट्यूशन शिक्षा का नहीं रह गया है, एक मैं कह सकता हूं कि बहुत ही डेवलपमेंटिक तरीके के लोग वहां पे रह रहे हैं। देखिए, कन्हैया कुमार ने जो भाषण दिया वो भाषण तो केवल जो है बरगलाने वाला है। सारे देश की छात्राओं की जो पीड़ा है कल वो कन्हैया के बातों में रिफ्लेक्ट हुआ। जो बात करा है वो सिर्फ कन्हैया की आवाज़ नहीं है बल्कि पूरा देश का छात्रों का आवाज़ है। जो बीजेपी सरकार ने जो काम कर रही है वो पूरा देश के छात्रों के खिलाफ एक प्लान कॉन्स्पिरेसी है। अभी तक जितने छात्र मूवमेंट हुए वो सामाजिक परिवर्तन के लिए हुए, राजनीतिक परिवर्तन के लिए हुए, लेकिन कभी कोई मतलब कि ऐसा देशद्रोह, मतलब कि देशद्रोह का सपोर्ट और मतलब कि इतने बड़े स्तर पे देशद्रोहियों का सपोर्ट मतलब छात्रों ने नहीं किया, जो कि बहुत मतलब कि ये शर्मनाक बात है। जैसे 90% अगर छात्र उसके समर्थन में, 10% जो उसके असमर्थक रहे हैं, उसको वो इस तरह से गुमराह कर रहा है कि लोग उसके मतलब छात्र उसके समर्थन में आ जाएं। कल कन्हैया कुमार का स्पीच तो हमारे कैंपस में वायरस की तरह छा गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सुना है, मुझे तो स्पीच बढ़िया लगा। पूरी तरह से उसके साथ है, उसका स्पीच को पूरी तरह से सपोर्ट करती है। हाँ, हमने उनका स्पीच सुना है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है उनका स्पीच और उनकी बेल पे हम लोग बहुत खुश हैं। कहा नहीं जा सकता है कि मतलब देश के लिए कितना दुर्भाग्य है कि कन्हैया जैसा छात्र जेएनयू में पढ़ रहा है और जेएनयू के छवि और नाम को बर्बाद कर रहा है। अगर उसको रिहा भी किया गया तो 6 महीना के लिए रिहा किया, जमानत दिया गया, वो बाइज्जत बरी नहीं हुआ। तो ये विचारधारा का विषय है और ये विचारधारा परास्त विचारधारा है। इस विचारधारा से कुछ भी बदल देश में नहीं, पूरे विश्व में कभी कुछ हुआ नहीं है। ये भाषण तो हर बार होते रहेंगे। हमारा उधर का अध्यक्ष भी इससे अच्छा भाषण कर सकता है, जेएनयू का ही हमारे कॉलेज के अध्यक्ष भी उससे अच्छा भाषण कर सकते हैं। भाषण तो एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए दिया गया था। जी हाँ, देखिए फोन कॉल आई थी, उसके बाद ही बच्चों को और जो टीचर्स हैं उनको बाहर कर दिया गया, स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो स्कूल में तलाशी सोना इन्ना कूल मुंडा इन्ना वंडरफुल एनू वेखे जे कुड़ियां तो कहंदी आओ